हेलो गाइस, आपका इस बोरिंग से चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पाई फैमिली मांगा के बारे में और जानेंगे कि ऐसा क्या खास है कि हमें इस मांगा को पढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। स्पाई फैमिली एक्शन प्लस कॉमेडी शोनन मांगा सीरीज है जिसे तेत्सुयो ईडो के द्वारा लिखा गया है। इस मांगा के द्वारा हमें ऐसे 3 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है जिनकी पर्सनैलिटी आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती है और ये सभी कैरेक्टर आपस में मिलकर एक फैमिली बनाने की सोच रहे हैं। क्या ये फैमिली बन पाएगी? और यदि ये फैमिली बन भी जाती है तो इस फैमिली का भविष्य क्या होगा? यही हमें इस मांगा के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। मांगा के अनुसार एक अल्टरनेट कोल्ड वॉर यूरोपियन पास्ट में एक जासूस जिसका नाम टॉयलेट था, उसे एक न्यू असाइनमेंट मिलता है। इस असाइनमेंट में दी गई जानकारी के अनुसार टॉयलेट को एक एलाइट स्कूल में इन्फिल्ट्रेट करना है और उस स्कूल में पढ़ रहे या काम कर रहे एक पर्सन के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है। इस मिशन को सक्सेसफुल तरीके से करने के लिए उसे एक वाइफ और एक चाइल्ड की ज़रूरत है। लेकिन ट्विलाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सामाजिक जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो क्या करे, अब तो मिशन पूरा करना ही है। तो वो अपना नाम लॉयड फॉजर रख के एक वाइफ और एक चाइल्ड की तलाश में निकल पड़ता है। असाइनमेंट के अनुसार उसे एक वाइफ और एक चाइल्ड की ज़रूरत है, तो सबसे पहले वो चाइल्ड के लिए एक अनाथ आश्रम विजिट करता है जहाँ पर अनाथ आश्रम का मालिक उसे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से मिलवाता है। सही बच्चों का इंटरव्यू और देखने के बाद ट्विलाइट की मुलाकात आन्या से होती है। बिना किसी जानकारी के कि आन्या के पास साइकिक पावर्स है, वो आन्या को अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद ट्विलाइट और आन्या घर आ जाते हैं और ट्विलाइट एक वाइफ की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि ईडन एकेडमी में तब तक किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं होगा जब तक उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स यानी कि माता पिता उपस्थित ना हो। मिस्टर टॉयलेट को एक वाइफ की ज़रूरत थी, इसलिए ऑथर ने एक मांगा में मिस योर नामी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, जिसका बैकग्राउंड सही में टॉयलेट के बैकग्राउंड से काफ़ी अलग है। एक रात जब टॉयलेट एक मिशन को पूरा कर रहा था तभी उसकी मुलाकात मिस योर से होती है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता, बस देखता है चले जाता है। लेकिन जब टॉयलेट की मुलाकात दोबारा से मिस योर से होती है तब टॉयलेट मिस योर को अपने मिशन के बारे में हल्का सा ब्रीफ करता है और इस मिशन में उसे एक रोल भी ऑफर करता है। इसके बाद मिस योर इस रोल को निभाने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि मिस योर के फ्रेंड चाहते थे कि वो एक हेल्थी रिलेशनशिप में आए। इसलिए मिस योर टॉयलेट के प्रस्ताव को मान लेती है और इसके बाद टॉयलेट अपने मिशन पर निकल पड़ता है। ऑथर ने स्पाई फैमिली मांगा में कई सारे कैरेक्टर के बारे में हमें बताया है, लेकिन मेरा प्राइमरी फोकस लॉयड फॉर्जर, योर फॉर्जर और आन्या पर ही रहेगा। ऑथर ने लॉयड फॉर्जर को एक वाइस और एक एफिशिएंट स्पाई के रूप में दिखाया है जो वेस्टलीस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। लॉयड फॉर्जर एक ऐसा स्पाई है जो किसी भी कार्य को काफ़ी कुशलता के साथ कर सकता है। अगर हम लॉयड फॉर्जर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही बात करें तो लॉयड फॉर्जर एक वाइस मैन है, वो अपने काम को काफ़ी कुशलता के साथ कर सकता है। उसका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा है, वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट भी कर सकता है। उसमें सोशल स्किल, कॉम्बेटिव स्किल्स, एक्सपर्ट मार्क्समैनशिप, एंड्योरेंस, डिस्गाइज जैसे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स हैं। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण मैं कह सकता हूँ कि लॉयड फॉर्जर का व्यक्तित्व काफ़ी हद तक जेसन बॉन्ड और जेम्स बॉन्ड की कॉम्बिनेशन की तरह है। लेकिन इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो हमें मांगा में थोड़े एंड के या मिडल के चैप्टर्स के आसपास देखने को मिलेंगे, जैसे कि उसकी काइंडनेस और वो ओपननेस ऐसे कैरेक्टर से भी हमें उसमें मिल सकते हैं, जो कि इस कैरेक्टर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर हम मिस योर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक एलॉग पर्सन की तरह है। मिस योर एक स्ट्रेट और काइंड पर्सन है, जिसके कारण मिस योर को उन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो उसके काम से रिलेटेड ना हो। इसके साथ मिस योर का फैमिली रिलेटेड टॉपिक्स में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब भी मिस योर की कोबर उससे कॉस्मेटिक या फैशन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मिस योर का रिप्लाई या तो ना के बराबर होता है या तो उसे कुछ पता ही नहीं होता है। इसके साथ साथ मिस योर के अंदर का इस पर्सनैलिटी भी है, क्योंकि जब एक चोर पूरी महिला का पर्स छीन कर भाग रहा होता है तभी मिस योर उस चोर को पकड़ने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और उस चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। इसी तरह के कई सारे सिमिलर इंसिडेंट हमें उसकी काइंड पर्सनैलिटी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देते हैं। इसके अलावा मिस योर के अंदर थोड़ी बहुत मॉर्बिड पर्सनैलिटी भी है, क्योंकि जब भी मिस योर मॉर्बिड आर्ट या डाइनिंग नाइफ या ऐसी पिक्चर जिसमें डिसमेंबर्ड लिम्स को दिखाया गया वो देखती है, तभी इस कैरेक्टर के अंदर अचानक से असैसिन पर्सनैलिटी जाग जाती है। इसके साथ मिस योर काफ़ी हद तक सिम्प्लिस्टिक पर्सन भी है, जिसके कारण मिस योर को फाइन आर्ट और ओपेरा जैसी चीज़ें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है। इसके अलावा मिस योर
कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ का प्रदर्शन तभी करती है जब वो आन्या के साथ होती है। इसके बारे में आप मांगा में थोड़ा और डीप में जाकर ही समझ पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस कैरेक्टर में काफ़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है, जो इस मांगा के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आन्या कैरेक्टर की पर्सनालिटी काफ़ी सिंपल है। इस कैरेक्टर में पोलाइटनेस और काइंडनेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आन्या अपने आसपास की चीज़ों में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती है। जैसे कि जब मिस्टर लॉयड एक मिशन के बारे में सोच रहा था, तभी आन्या अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती है। और इसके अलावा आन्या योर से उसके फाइटिंग स्किल को भी सीखना चाहती है। आन्या का आईक्यू लेवल भी काफ़ी अच्छा है अगर हम कंपेयर करें दूसरे चिल्ड्रंस की तुलना में। वो लॉन्ग वर्ड्स को काफ़ी अच्छी तरह स्पेल कर सकती है। इसके साथ साथ कई बार उसने लॉयड के डिफरेंट कामों में भी उसकी हेल्प की है। आन्या की पर्सनैलिटी काइंड और लविंग है। आन्या की जो लविंग और काइंड पर्सनैलिटी है वो हमें ये दिखाना चाहती है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है, जबकि उसे पता है कि ये फैमिली बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, ये कभी भी टूट सकती है। लेकिन फिर भी आन्या इस फैमिली को बनाए रखना चाहती है, जिसके कारण मुझे आन्या का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा ऑथर ने कई सारे साइड कैरेक्टर्स को भी इस कहानी में इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि योरी ब्लेयर, कैमिला, शैरन, फ्रैंकी, हैंडलर और एक डॉग जिसका नाम बॉन्ड है। हाँ, मैं जहाँ सही कह रहा हूँ, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल इसमें किया गया वो काफ़ी अच्छे थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पाई फैमिली मांगा में जिस तरह का वर्ल्ड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है वो इतना भी यूनिक नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इस टाइप के कंटेंट को देखा है, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल। और ऐसा भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है और इस पर मूवी या टीवी सीरीज नहीं बन सकती। असल में बात यह है कि जब भी किसी मीडियम में वॉर रिलेटेड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तब उस मीडियम के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि वो वॉर रिलेटेड कंपोनेंट को काफ़ी अच्छी तरह दिखाए और उसका यूटिलाइज करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होगा कि ऑडियंस आपके कंटेंट से जुड़ नहीं पाएंगे, उनके अंदर वो पैशन, वो डिग्निटी नहीं होगा कि वो आपके कंटेंट को सराहना करें, जिसके कारण ऑडियंस आपके कॉन्सेप्ट से दूर हटते चले जाएंगे। और ये एक सबसे बड़ा डाउन पॉइंट होगा किसी भी मांगा जिसके यूनिवर्स शायद फ्यूचर में बड़ा और एक्सटेंड हो सके। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्पाई फैमिली ने जिस तरीके से वॉर रिलेटेड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसके साथ इस मांगा में कैरेक्टर्स के ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड मिशंस को भी दिखाया है, जो कि इस मांगा के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे ऑडियंस उन कैरेक्टर्स के बारे में इजीली जान पाएंगे और समझ पाएंगे असल में उन्होंने ऐसा क्यों किया था। इसके अलावा स्पाई फैमिली मांगा में कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, फिगर्स, लैंडस्केप, बिल्डिंग और वॉर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स को काफ़ी अच्छी तरह दिखाया है, जो कि मैं ये कहूँगा कि ऑडियंस के लिए साथ में काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे ऑडियंस इसके इन्वायरमेंट और इसके वर्ल्ड को और अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी कारण मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और शायद ये फ्यूचर में और भी सारे कई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को ईजिली क्लैरिफाई कर सकता है। स्पाई फैमिली मांगा की स्टोरी पेसिंग एक तरीके से रोलर कोस्टर की तरह है, क्योंकि इस मांगा की में कई चैप्टर्स की पेसिंग इसी मांगा के अन्य चैप्टर्स के मुकाबले काफ़ी तेज है। फॉर एग्जांपल, जब मिसेस लॉयड या मिस्टर लॉयड किसी मिशन में होते हैं, तब उस मिशन को कवर करने के जितने भी चैप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, उस दौरान उन चैप्टर्स की पेसिंग उसी कैरेक्टर के लिए अन्य चैप्टर्स की तुलना में काफ़ी तेज है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इसकी पेसिंग तेज लगी है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस मांगा को पढ़ते हैं और साथ में आप किस तरह इसके कैरेक्टर्स को जज करते हैं। क्योंकि अगर आप आन्या जैसे कैरेक्टर को जज करेंगे तो उसके लिए ऑथर ने इसकी स्टोरी की पेसिंग थोड़ी स्लो रखी है, क्योंकि उस कैरेक्टर का ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा है। इसकी तुलना में अगर आप मिसेस लॉयड या योर या मिस्टर लॉयड या हैंडलर जैसे कैरेक्टर्स को देखेंगे तो तब इस मांगा की पेसिंग सही में काफ़ी तेज है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगा इस मांगा का, कि इस मांगा की स्टोरी पेसिंग तेज होने के बावजूद भी ऑथर ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी कैरेक्टर को साइड आउट कर दिया हो। इसका मतलब ये है कि ऑथर ने कभी भी किसी कैरेक्टर को पेस स्टोरी का पेस तेज होने के बावजूद भी उसको साइड लाइन पे नहीं किया है, या ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ है रीडर्स को कि कोई कैरेक्टर साइड लाइन हो चुका है, कि कहानी बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्पाई फैमिली मांगा ने इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है। स्पाई फैमिली मांगा का आर्टवर्क काफ़ी क्लीन और अपीलिंग है, मगर इस मांगा के आर्टवर्क को समझने के लिए आपको इसके आर्टवर्क को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। फर्स्ट, कैरेक्टर डिज़ाइन आर्टवर्क, सेकंड, बैकग्राउंड डिज़ाइन आर्टवर्क। इस मांगा में जिस तरह का आर्टवर्क का इस्तेमाल किया गया है अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑथर ने दो टाइप के आर्ट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मिस्टर लॉयड या योर जैसे कैरेक्टर के कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो उनका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और
शार्प है, जबकि आन्या, हैंडलर, बॉन्ड या सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे कैरेक्टर के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इनका डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड और थोड़ा हार्ड स्केच वाला है। मगर इसका कारण भी है क्योंकि ऑथर ये चाहता है कि जब भी ये कैरेक्टर एक पर्टिकुलर सीन में आए तो हम इन कैरेक्टर्स को इजीली सेग्रीगेट कर सके, जो कि सही भी है रीडर्स के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल, जब आने जैसे कैरेक्टर का प्रेजेंस किसी सीन में आता है तो पूरे इन्वायरमेंट का मूड अचानक से लाइट हो जाता है, जो कि दिखाता है कि इस तरह की पर्सनैलिटी कितनी डिफरेंट है, जिसके कारण हमें ये ज़रूरी बन जाता है कि इस कैरेक्टर का आर्ट वर्क इसी मांगा के अन्य कैरेक्टर के आर्ट वर्क से डिफरेंट होना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम इस मांगा के बैकग्राउंड आर्ट वर्क के बारे में बात करें तो वो ठीक ठाक ही है, क्योंकि ऑथर ने जिस तरह का आर्ट वर्क का इस्तेमाल इसके क्लोज अप सीन के लिए किया है वो पॉलिश और क्लीन है। लेकिन अगर हम ब्रॉड व्यू या ऐसे सीन जिसमें आर्टिस्ट ने ह्यूज सरफेस एरिया का इस्तेमाल किया है अपने एलिमेंट को दिखाने के लिए, तो उस वक्त इस मांगा का आर्ट वर्क किसी किसी जगह कभी कभी थोड़ा सा स्लॉपी या अनइंटरेस्टिंग सा लगने लगता है, जो कि इतना भी बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं ओवरऑल ओपिनियन दूं तो ये आर्ट वर्क इस मांगा के लिए बिल्कुल ठीक है। स्पाई फैमिली मांगा को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ऑथर ने इस मांगा के द्वारा एक ऐसे फैमिली के बारे में बताने की कोशिश की है जिसमें कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती है, मगर इन सभी रुकावट के बावजूद भी ये कैरेक्टर आपस में मिलकर एक फैमिली के रूप में सोसाइटी में रह रहे हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इस मांगा ने एक हमें मैसेज भी दिया है कि चाहे आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अलग हो, चाहे आपके थॉट्स कितने भी अलग हो, हमेशा अपने फैमिली को सपोर्ट अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। इसके अलावा इस मांगा में हिलेरियस हिंजैक्स और ग्रूफी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरह से किया है, जिससे रीडर्स को स्टोरी को पढ़ते समय कभी भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अभी तक जितने भी चैप्टर इस मांगा के है वो काफ़ी अच्छे हैं और इंटरेस्टिंग हैं, जिसके कारण मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको ये मांगा ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में मेसी और के प्रति प्यार जाग रहा है, जो कि मेरे दिल में जाग रहा था, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।